नमस्कार, मैं सैलन कुमार सिंह आज आपके बीच में एक बहुत ही सुंदर, रोचक, रस भरी कहानी को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इस रोचक रस भरी कहानी का उद्गम एक सुंदर अनुप्रास अलंकार से परिपूर्ण काव्यमय पंक्ति से हुआ। तो मैं आपको उस कहानी की पटकथा की तरफ आपको ले चलना चाहता हूँ। कहानी यूँ है कि भारत की सुप्रसिद्ध नगरी काशी के गंगा के तट पर काशी नरेश के मंत्री गोधूल बेला में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्हें एक भीड़ से कोलाहल सुनाई देती है। अपने संतरियों से वे उस भीड़ के बीच में जाकर कोलाहल के कारणों को जानने के लिए कहते हैं। संतरी जैसे ही उस भीड़ के समीप पहुंचते हैं, देखते हैं एक नयना जो मादकता और उन्माद से भरी हुई है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग की कोई अप्सरा अभी अभी धरती पर आई है। उसके हाथों में रक्त रंजित खंजर है। उसके सामने एक प्रौढ़ व्यक्ति खड़ा है जिसके आंखों से खून की बूंदें टपक रही है। जब संतरियों ने खंजर में खून लगने के कारणों के बारे में पूछा, नयना ने बड़ी निर्भीकता के साथ प्रत्युत्तर में कहा कि यह आदमी मुझे बुरी नज़र से देख रहा था, इस नाते मैंने इसकी आंख में खंजर मार दी। संतरियों ने उस भीड़ से निकालकर दोनों लोगों को अपने मंत्री के समीप लाते हैं। मंत्री जैसे ही उस नयना को देखता है, उसे भी लगता है कि कोई अप्सरा अभी अभी स्वर्ग से उतर करके मेरे सामने आ रही है। मंत्री उस मादकता और उन्माद से भरी नयना को देखकर मोहित हो जाते हैं, अपने आपा को खो देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें भान होता है, उस नयना से माफ़ी मांगते हुए पुनः रक्त रंजित खंजर और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने के कारण पूछते हैं। नयना पुनः बड़ी निर्भीकता के साथ प्रत्युत्तर में कहती है कि ये व्यक्ति मुझे बुरी नज़र से देख रहा था, इसलिए मैंने इसकी आंख में खंजर मार दिया। यदि आप मुझे आदेशित करें तो मैं इसके दूसरी आंख में भी खंजर मार दूं। मंत्री ने कहा कि एक बार इसने गलती की थी जिसकी सजा आपने दे दिया, अब इसे दोबारा सजा देने की जरूरत नहीं है। मंत्री उस आदमी को वहां से चले जाने को कहते हैं। वो सुंदर नयना भी बिजली की भांत लहराती हुई एक भीड़ में जाकर के गुम हो जाती है। मंत्री को अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि मंत्री उस नयना से और अत्यधिक जानकारी नहीं प्राप्त कर सके थे। उसके आभा मंडल, उसकी सुंदर काया उनके मन को छू लेती है और वो भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। वे जितना ही भूलने की कोशिश करते हैं, वो नयना की छवि उतनी ही प्रबलता से उन्हें याद आती है। कई दिन गुजर जाने के बाद भी उस सुंदर अप्सरा की छवि उनके मन मस्तिष्क से नहीं निकल पाती है और एक दिन काव्य की एक धारा फूट पड़ती है, जिसको वो एक कागज के टुकड़े पर लिख देते हैं। कनक छरी सी कामनी कट काहे को छीन। उस लिखे हुए कागज के टुकड़े को राजा के द्वारा परितोष में प्राप्त हुआ पगड़ी के एक सिरे में गांठ बनाकर बांध देते हैं और राजकार्य में तल्लीन हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस पगड़ी और अन्य कपड़े को एक रंगरेजन के घर पर साफ करने के लिए भेज देते हैं। रंगरेजन के घर पर उसकी एक बेटी रहती है। सभी कपड़ों को साफ करने के बाद जब पगड़ी की बारी आती है, पगड़ी को खोलती है तो उसे एक सिरे पर गांठ का एक बंधा हुआ दिखाई देता है। गांठ को कौतूहल बस जैसे ही खोलती है, कागज का एक टुकड़ा दिखाई देता है। कागज के टुकड़े को जैसे ही पढ़ती है, उसके मन स्थल को छू लेता है। ऐसा लगता है कि लिखने वाले ने ही उससे सवाल कर रखा है।
वो अपने को रोक नहीं पाती है और उस कागज़ के टुकड़े पर लेखनी से दूसरी पंक्ति के रूप में लिख देती है कि कटिको कंचन कांच भी कुचन माधर दीन। दूसरी पंक्ति को लिखने के लिए मंत्री बहुत दिनों से परेशान था, लेकिन इसका दूसरा जवाब, दूसरी पंक्ति को क्या लिखा जा वो कभी उसे सूझा नहीं। सभी कपड़ों के साथ वो पुनः गांठ बांध करके पगड़ी मंत्री के घर पर भेज दिया जाता है और मंत्री अचानक एक दिन जब उस पगड़ी को पहनने की कोशिश करते हैं तो उनका हाथ का स्पर्श उस गांठ पर जाता है। गांठ को पुनः खोलते हैं, कागज़ का टुकड़ा देखते हैं और कौतूहल बस देखने लगते हैं कि अरे पहली पंक्ति तो मैंने लिखा था, दूसरी पंक्ति को किसने लिखा। जिस सवाल का जवाब मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था उसकी बड़ी सरलता से किसने लिख दिया। मंत्री रंगरेजन के घर पर जाते हैं। रंगरेजन के परिवार भय आतुर होकर के बार बार माफ़ करने की बात कहते हैं कि यदि हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ करें। बार बार मंत्री कहते हैं कि नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन एक सच्चाई को मैं जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि मेरे इस पगड़ी को किसने साफ किया। भय आतुर परिवार ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी बिटिया ने इसको साफ किया है, अबोध है, अगर उससे कोई गलती है तो उसे आप माफ़ करें। मंत्री उसे तुरंत अपने सम्मुख उपस्थित करने के लिए कहते हैं। भय आतुर परिवार उस लड़की को उनके सम्मुख प्रस्तुत करता है। जैसे ही मंत्री उस लड़की को देखते हैं, उन्हें गोधूली बेला की सभी घटनाएं आंखों के सामने ताजी हो जाती है। राजदंड और मर्यादा को देखते हुए अपने मन की बातों को रंगरेजन के परिवारों के बीच में नहीं कह पाते हैं और पुनः भारी कदमों से अपने घर की तरफ चल देते हैं। अब इनका मन राजकाज में कम लगता है। बार बार उस नयोना का सुंदर चेहरा उनके सामने घूमने लगता है और धीरे धीरे मनोरोगी हो जाते हैं। राजा के दरबार में अब इनकी उपस्थिति भी कम होने लगती है। काशी नरेश इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं और एक दिन मंत्री के संतरियों के बीच में ये चर्चा करने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है कि मंत्री की तबीयत खराब अक्सर हो रही है। मंत्री के संतरी ने एक करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि नरेश, यदि आप मुझे दंड न दें तो मैं कुछ बातें बताऊं। नरेश के आश्वासन के बाद सभी बातों को वो काशी नरेश के समक्ष प्रस्तुत करता है। काशी नरेश स्वयं उस रंगरेजन के घर पर जाते हैं और रंगरेजन के परिवार से अपने मंत्री से के साथ शादी करने की बात को कहते हैं। रंगरेजन का परिवार सहर्ष तैयार होता है। काशी नरेश उस रंगरेजन को लेकर के मंत्री के घर पर पहुंचते हैं। मंत्री जैसे ही राजा नरेश को अपने घर के सम्मुख देखते हैं, कहते हैं करबद्ध कि यदि आप मुझे आदेशित करते तो मैं स्वयं आपके पास आता। नरेश हंसते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं देखिए ये रंगरेजन के परिवार के लोग आपसे अपनी बेटी की शादी को करने के लिए इच्छुक हैं और इनको लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। दोनों लोग एक दूसरे को वरमाला को पहनाते हैं। काशी नरेश सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देते हैं और वहाँ पर जो भी जन उपस्थित रहते हैं काशी नरेश की जय जय जयकारा लगाते हैं। पूरे जयकार से वहाँ का आकाश गुंजमान हो जाता है। तो ये पंक्तियाँ कनक छरी सी कामनी कटि काहे को छीन, कटि को कंचन कांच में कुचन मात दरिदेन, इस प्रकार से